हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 और ये मॉडल सेट आपका 4 है, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप सारा मॉडल सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो अप्रॉक्स 100% क्वेश्चन उसी में से आएगा। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट किए बगैर में फिर से आज मॉडल सेट 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। पूरा साल भर का कोर्स रहता है। यदि आपको 4 वीडियो में एग्जाम पास होने भर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो काफ़ी है, मेरे को ऐसा फील होता है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जो 2 से 4 क्वेश्चन रहता है उसमें यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, डायमेंशन से रहता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी पैटर्न है आपका, वो पैटर्न हम बताते रहे कि जिस तरह मॉडल से आपका तैयार किया गया उसी तरह जिस तरह का क्वेश्चन उसमें दिया गया है उसी से हम एक एक क्वेश्चन अपने मन से या अपने तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट किए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। तो एक सॉलिड एंगल होता है, एक प्लेन एंगल होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल, और एक होता है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल का बताया था रेडियन, और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। तो फर्स्ट का जो सही आंसर है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है F इक्वल टू दिया हुआ है 80 प्लस BT स्क्वायर। F इक्वल टू दिया हुआ है 80 प्लस BT स्क्वायर, और जहां पर मेंशन कर दिया T टाइम है, F क्या है, फोर्स है। आपसे डायमेंशंस पूछा गया है A का और B का। यदि आप सारा मॉडल सेट मेरा देखिएगा तो उसमें हर एक मॉडल सेट में इस तरह का एक क्वेश्चन डाला हुआ है। तो आप यदि सारा मॉडल सेट को कंप्लीट करते हैं तो अप्रॉक्स आपका एग्जाम का तैयारी लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बताए थे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा सबका बनाने का एक ही तरीका है। इसमें जितना भी टर्म शामिल होता है सबका डायमेंशन एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है F इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन 80 का होगा, जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन BT स्क्वायर का होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि जो डायमेंशन F का होगा वही डायमेंशन मेरा 80 का होगा, जो डायमेंशन फोर्स का होगा F का होगा वही डायमेंशन मेरा BT स्क्वायर का होगा। इसको सॉल्व कीजिए। फोर्स का डायमेंशन पता आप लोगों को MLT-2 होता है, A का डायमेंशन नहीं पता छोड़ देंगे, और टाइम का डायमेंशन T हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। T मल्टीप्लाई में है, गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा MLT-2 और डिवाइडेड T। चलिए T को ऊपर ले जाइए, यह जाएगा MLT का पावर -3 हो जाएगा। ये निकल गया A का डायमेंशन। -3 कैसे आया, ये -2 था, T का पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो -1, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन फिर हो जाएगा MLT-2 हो जाएगा। B का डायमेंशन को नहीं पता है, टाइम का T होता है कैपिटल T, तो T स्क्वायर हो गया, यहाँ से B का डायमेंशन निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा MLT-2 और ये हो जाएगा T स्क्वायर। चलिए T स्क्वायर के ऊपर ले जाइए, तो पहले से ही -2, ये 2 प्लस ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो B का डायमेंशन निकल गया वो निकल गया MLT-4। तो चलिए इसमें ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। और जो आप ऐसे देखते रहते हैं ना वीडियो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कॉपी कलम निकालिए, वहां पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको, तब हो पाएगा। देखिए तो इसका जो सही आंसर है, इसमें जो सही आंसर आपका है MLT-3 और MLT-4। तो सेकंड का जो सही आंसर आपका MLT-3 और MLT-4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोल रहा है आपसे कि डायमेंशंस बताइए इम्पल्स का, वो किसके बराबर है।
इम्पल्स का किसके बराबर होगा इसमें से? तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम का, फोर्स का और एंगुलर मोमेंटम का, सबका डायमेंशन हम निकाल लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे किसका डायमेंशन मैच कर रहा है। तो पहले इम्पल्स का निकाल लेते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का होता है mL t-2 और टाइम का होता है t। इसको सॉल्व करने पे आएगा mL t-2 t+1, ये हो जाएगा -1। तो इम्पल्स का जो डायमेंशन आया वो mL t-1 आया। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 1 फर्मी किसके बराबर होता है। तो ये बार बार आपको हर एक सेट में बता रहे हैं ये बात। आप यदि हर एक सेट को आप देख रहे होंगे तो आपको पूरा सब चीज कंफर्म याद हो गया होगा। 1 फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻⁻3 मीटर। 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर। 1 डेसीमीटर में होता है 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो ये सब डेटा से क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि 1 फर्मी 1 FM फेम्टोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10⁻⁻15 मीटर होगा। लेकिन आप बोलिएगा सर ऑप्शन में तो 10⁻⁻15 तो कहीं पर नहीं है, तो ना नजदीक होगा। नहीं, एक बार आप उसको चेक करना होगा क्योंकि ये नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर में है, ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि कितना में आ रहा है। तो चलिए उसको चेक करते हैं यहाँ से। चलिए पहला नंबर देखते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। 10⁻⁻5 था और नैनोमीटर को मीटर में लाने के लिए 10⁻⁻9 से इंटू करेंगे। वो नैनोमीटर छूट गया पर 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -14 मीटर। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻6 नैनोमीटर को मीटर में लाते हैं 10⁻⁹ मीटर। इसको सॉल्व करने पे 10⁻⁻15 मीटर आ रहा, मतलब ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन मॉडल सेट में आपका दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ये डेटा तो ठीक है, डेटा तो आप याद कर लिए, लेकिन आपको कन्वर्ट करने भी आना चाहिए, अदरवाइज फिर आपसे सही आंसरिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो उसमें देख लीजिएगा एक बार कि वो यूनिट किस में दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। बोलता है इसमें कोई पार्टिकल है, वो आधा जो दूरी है टोटल दूरी का वो v1 स्पीड से चलता है और जो बचा हुआ आधा दूरी है वो v2 स्पीड से चलता है। तो इसका आप एवरेज स्पीड बताइए कि इसका एवरेज स्पीड टोटल जर्नी में क्या होगा। तो ये इससे रिलेटेड हम पिछला भी सेट में, मॉडल सेट में हम डिस्कस किए थे, वहाँ बताए थे। इस तरह का जब भी फॉर्मूला आएगा, मान लो तो कोई बॉडी है, आधा दूरी टोटल जर्नी का v1 स्पीड से चला और नेक्स्ट आधा दूरी v2 स्पीड से चला, इसका फॉर्मूला होता है v एवरेज का। याद रखिएगा 2v1 v2 डिवाइडेड v1 प्लस v2। यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल्स देता है इस तरह, मान लीजिए इसका स्पीड दे देगा 60 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दे दिया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह का आप क्वेश्चन बना सकते हो। इस फॉर्मूला पे पुट करके न्यूमेरिकल आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकता है या डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल्स दे सकता है, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका जो सही आंसर है 2v2 v1 बटा v2 प्लस v1, सेम बात लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी बात कैसे लिख सकते हो, 2 यदि इनटू में रहता तो कहीं पे लिख सकते ना। तो ये दोनों बात क्या है, सेम, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज किया करने के लिए ऑप्शन दिया गया इस तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इसमें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इसमें कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछा गया है एक्सेलरेशन का, कितना टाइम में, टाइम यहाँ दिया हुआ है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में क्या आपसे एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा गया है, क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आपको पहले वेलोसिटी निकालना होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब यहाँ से देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था। ठीक है, तो आप इसको सीखना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, जो मैथ्स का टॉपिक है। यदि आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक सब याद कीजिएगा।
क्या इसमें कोई भी नंबर आपको दो नंबर दिख रहा है इसमें से? देखिए इसमें भी आपको 2 नंबर दिख रहा होगा, इसमें भी आपको 2 नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना होता है कि जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो जो 2 नंबर दिखता है उसको इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 3 जा हो गया 9, और जो पावर रहता है, जो भी पावर रहता है उसमें 1 माइनस करते हैं। जैसे पावर 3 है तो 3 में 1 घटा देंगे, 2 हो गया, सॉल्व हो गया पहला टर्म। ये पहला टर्म सॉल्व हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14 हो गया। अब ये पावर 2 है जिसपे घटा दो 1 हो जाएगा। अब 14 1 जा 14 है, और t यहाँ 1 है तो एक पावर माइनस करते हैं, 0 हो गया। और यहाँ t का टर्म नहीं है, ये ऑलरेडी 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा 90 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, क्योंकि t का पावर 0 का मान कितना होता है? t का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। ये निकल गया v। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन, पूछा गया एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, तब हम निकालेंगे a का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो a का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो निकला यहाँ से 90 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14 हो गया। चलिए यहाँ भी सेम चीज है, सॉल्व करने का सेम तरीका है अभी जो आपको बताया गया। तो a का वैल्यू हो जाएगा 9 2 जा 18, t पावर 2 है तो घटा दीजिए, 1 हो गया। 14 यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 14 1 जा 14, t का पावर 0, यहाँ t का टर्म नहीं है तो टर्म कितना हो गया? 0। तो a का वैल्यू आ गया 18t प्लस 14, ये t का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। चलिए, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा गया था 1 सेकंड में। यदि 1 सेकंड पूछेगा तो टाइम का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यदि 2 सेकंड पूछेगा टाइम का वैल्यू 2 ले लेंगे हम लोग। यहाँ से एक्सेलरेशन पूछा गया है एट टाइम 1 सेकंड, तो a का वैल्यू हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 14, तो 18 प्लस 14 ये हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो सही आंसर है बी नंबर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करने आपको आना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि कोई एक एथलीट है, वो कंप्लीट करता है 1 राउंड, एक चक्कर सर्कुलर ट्रैक का जिसका रेडियस r है 20 सेकेंड में। देखिए कोई एक एथलीट है, वो एक राउंड जो लगा रहा है, वो एक जिसका रेडियस r है, एक राउंड लगाने का उसका जो समय दिया हुआ है वो 20 सेकेंड दिया हुआ है। 1 राउंड लगाने का 20 सेकेंड, या ऐसे बोल सकते हैं कि 20 सेकेंड में वो 1 राउंड चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, उस सर्कल का एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। कितना टाइम में? 20 सेकेंड में। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट? 2 मिनट में कितना सेकंड हो गया? 120 सेकंड। तो आप ही बताओ कि 20 सेकंड में एक चक्कर, तो 120 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा कंप्लीट चक्कर? तो ये कितना गुना हो गया? 6 गुना, 6 चक्कर लगाएगा। तो वो ग्राउंड का 6 कंप्लीट चक्कर लगाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वो ए से चला, तो पहला 20 सेकंड में एक चक्कर लगाया, दूसरा 20 सेकंड 40 सेकंड में 2 चक्कर हो गया, 60 सेकंड में 3 चक्कर, 80 सेकंड में 4 चक्कर, 100 सेकंड में 5 चक्कर, 120 सेकंड में 6 चक्कर। फिर जहां से वो चला था वहीं वापस आ गया ना वो, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट का मान यहाँ पर 0 होगा। इसका जो सही आंसर है ए नंबर। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, जब कंप्लीट चक्कर होगा, कंप्लीट में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और हाफ रहेगा तो उसका 2r होगा। अब बोलिएगा सर कि हाफ कितना? हाफ नहीं, कोई मतलब नहीं है। 1 हाफ रहेगा तो भी 2r होगा, 2 हाफ रहेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, 3 हाफ रहेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। कितना भी हाफ रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंप्लीट कितना भी रहेगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, कोई भी टाइम कंप्लीट लेगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यही पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, दूरी पूछेगा, तो डिस्टेंस एक चक्कर का 2 पाई r होता है, 1 राउंड का एक चक्कर का। बाकी बोलेगा 2 चक्कर का बताइए, 2 से गुना कर दिया 4 पाई r हो जाएगा, 3 चक्कर का बोलेगा तो 6 पाई r हो जाएगा, 4 चक्कर का बोलेगा 8 पाई r हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस बोलेगा तो 2 पाई r, जितना चक्कर रहेगा उतना गुना कर दिया। बोलेगा 3.5 चक्कर रहेगा तो 3.5 रहेगा, 3.5 चक्कर 3.5 चक्कर, तो इसको भी 2 पाई r से गुना कर दो, तो डिस्टेंस आ जाएगा 7 पाई r।
तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो हर चक्कर को 2 पाई आर से गुना करना, डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलेगा तो कंप्लीट रहेगा तो 0 और आधा रहेगा तो 2r। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने बताया था, एरिया आएगा तो क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किसको करना, जो दो टर्म दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम को, वेलोसिटी का टाइम किसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम गुना करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऑप्शन में है नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोलता है हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम किस एंगल के लिए होता है। तो इस चैप्टर में जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़े होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको 3 फॉर्मूला याद रखना होता है बच्चों, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का, एक हाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बटा जी, मैक्सिमम का होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी, और इसका होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g, मैक्सिमम हाइट। ये सारा फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना होता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमसे पूछा गया कि हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल के लिए होता है। तो r का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ इसका वैल्यू 1 चाहिए, sin 2 थीटा का मान 1 चाहिए। तो sin 2 थीटा का वैल्यू 1 कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 45 डिग्री, क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है, तो थीटा 45 रखेंगे तो ये 90 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है 9 का सी नंबर, सॉरी 9 का डी नंबर 45 डिग्री। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल बनाकर फेंकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल बनाकर फेंकते हैं, तो वो अपना डिस्टेंस से मैक्सिमम दूरी पे गिरता है। तो r का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री, और r मैक्सिमम का मॉडल से फॉर्मूला भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी निकाल लीजिए, इसका u स्क्वायर बटा g हो जाएगा, क्यों, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये r मैक्सिमम का फॉर्मूला भी आ गया, तो r मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया, r मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर बटा g। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि यहाँ पर कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a इनटू 0 क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चे इसमें सोचे होंगे कि कोई भी नंबर को यदि हम 0 से इंटू करेंगे वो 0 आएगा। तो ये आपका 100% गलत है। यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन में भी 0 मिला हुआ, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली ये वेक्टर है। यही रहता है कि a को आप 0 से इंटू कीजिए तो 0 ये आपका सही है, लेकिन यदि कोई वेक्टर को आप 0 से इंटू कीजिएगा तो वो 0 नहीं मिलेगा, 0 वेक्टर मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है 10 का सी नंबर। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ये मत सोच के चलिएगा कि अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 को भी नंबर से इंटू करेंगे 0 आएगा, लेकिन ये वेक्टर का अलग ये कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ कोई वेक्टर को यदि आप 0 से इंटू कीजिएगा तो 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आएगा। इसमें बोलता है कि which of the following is constant in a projectile motion, horizontal component of velocity, vertical component of velocity, velocity of projection, all of these। यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु को जब ऊपर की ओर उछालते हैं, ये ऊपर हो गया, इसमें इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, इसका 2 कंपोनेंट उठता है, एक u cos थीटा जो x एक्सिस के अलॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, एक u sin थीटा जिसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होता है आपका कि वस्तु शुरुआत में इसका स्पीड घटता है और फिर इसका स्पीड बढ़ता है, तो ये वेरी करता है, ये वेरिएबल होता है, लेकिन इसका आगे बढ़ने का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट शुरुआत में इसका स्पीड घटता है फिर बाद में नीचे आना बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है कि फोर्स है 20 न्यूटन फोर्स है, जो किसी भी बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास क्या होगा। पहला बात किसमें एफ दिया हुआ है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे मास का वैल्यू पूछा। हम इतना मान के चलते बच्चा
कि आप कितना भी अपने टाइम का कमजोर स्टूडेंट होंगे लेकिन फॉर्मूला आपको कंफर्म आता होगा। F इक्वल टू द एम ए, F इक्वल टू द एम ए, एम का वैल्यू निकालना है आपसे, तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला F बटा ए। F का मान दिया हुआ 20, A का मान 1 है, तो M का वैल्यू आ गया 20 kg। इसका सही आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि कोई एक बस है, वो स्टॉप मतलब बस जो अचानक रुक जाती है, तो वहां पर क्या होता है, जो पैसेंजर होते हैं, जो कोई यात्री होते हैं बस में बैठे हुए होते हैं, वो फॉल फॉरवर्ड, वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन्स का कौन सा नियम इसको एक्सप्लेन करता है, यहाँ याद रखना है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट की अवस्था में है, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में वो बने रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु मोशन में है तो वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में बने रहना चाहता है। इसी दौरान क्या होता है कि जब कोई पैसेंजर बस में खड़ा होता है, कोई पैसेंजर यदि बस में खड़ा होता है, तो जब वो बस रुकती है, जब ये मोशन में रहता है तो ये भी मोशन में है, ये भी गति में है, बस भी गति में है। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक अप्लाई व्हील में होता है, बस में होता है, ये बस अचानक रुक जाती है, रेस्ट में आ गई, लेकिन ये मोशन में बने रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया, जिसके कारण वो आगे की ओर झुक जाता है। इसका जो फर्स्ट जो इसका जो इस बात को एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, वो उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ मोशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मान दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ है 800 न्यूटन पर मीटर, इसमें एक्सटेंशन है 5 सेंटीमीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो वर्कडन आपको पूछ रहा है 5 से 15 सेंटीमीटर खींचने का कितना वर्कडन करना पड़ेगा। कहने का मतलब समझिए कि कोई एक स्प्रिंग दिया हुआ है, उसको 5 सेंटीमीटर खींच के रखे हैं, उसको 15 और खींचना है, 5 से 15 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमको वर्क करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ तो फॉर्मूला आपको पता है, स्प्रिंग के अंदर जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब स्प्रिंग के पास स्प्रिंग जो था शुरुआत में 5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, इसी स्प्रिंग को आपको खींचना है 15 सेंटीमीटर। इसको इनिशियल मान लिए स्टार्टिंग में, इसको हम फाइनल मान रहे हैं, ठीक है। इसको क्या मान रहे हैं, फाइनल। चलिए अब आपको सिर्फ एक आंसरिंग करना, बाकी हम तो सारा सॉल्व कर देंगे। बताना है कि दोनों में एनर्जी किसका दिखा, ऊपर वाले का या नीचे वाले का। तो आप बोलिएगा फर्स्ट सर नीचे वाले का, क्योंकि ज्यादा खींचा हुआ नहीं है। तो इसका जो एनर्जी को मान लीजिए यूएफ और इसका एनर्जी को मान लीजिए यूआई, और यूएफ जो है वो अधिक है किससे, यूआई। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का अधिक है इनिशियल से, और जो दोनों के एनर्जी में डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा वही किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर। तो वर्क यहाँ निकल जाएगा यूएफ माइनस यूआई। यूएफ का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा हाफ के एक्सएफ का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्सआई का स्क्वायर। इसमें हाफ के कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्सएफ का स्क्वायर माइनस एक्सआई का स्क्वायर। के का वैल्यू दिया हुआ है 800 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर एक्सआई एक्सएफ है, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 5 × 10 का पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा 15 × 10 का पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10 का पावर -2 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 10 का पावर -2 का स्क्वायर माइनस 5 × 10 का पावर -2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये तो कट जाएगा 400 बार में, ये 400 हो गया। इधर सॉल्व कीजिए, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, × 10 का पावर -4 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × 10 का पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। 10 का पावर -4 को बाहर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 225 - 25, ठीक है। ये 400 हो गया, × 10 का पावर -4 हो गया, और इसको माइनस कीजिए तो ये 200 आ गया। अब इसको इंटू कर दीजिए, तो 400 × 200 8 और कितना जीरो, 2 0 2 4 जीरो हो गया, × 10 का पावर -4 हो गया। आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हो 8 × 10 का पावर 4 × 10 का पावर -4, ये 4 जीरो थे, यहाँ पर पावर नहीं दिया, ठीक है, ये दोनों कट गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया 1 जूल।
तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिंपली था कि आपको जब स्प्रिंग को ज़्यादा खींचे थे उसमें एनर्जी अधिक था, कम खींचे थे इसको, कम स्ट्रेच किए तो उसमें एनर्जी कम था। जो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आया वही वर्क डन के बराबर आया। तो यहाँ वर्क का जो वैल्यू आया कितना है 8 जूल। इसका जो सही आंसर है 8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूट फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2। अब इसमें क्या होता है कि परफेक्टली इलास्टिक के लिए दोनों का मान सेम होता है। जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वो बराबर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कहने का मतलब जो v2 माइनस v1 होगा वो बराबर होगा u1 माइनस u2 का। इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है 15 का सी नंबर 1 होगा। यही रहता इन इलास्टिक रहता। इन इलास्टिक में v2 माइनस v1 का मान 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि उसमें दो बॉडी जो रहता है दोनों बॉडी टकराने के बाद कोलैप्स कर जाते हैं, तो दोनों का स्पीड सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ये केस है परफेक्टली इन इलास्टिक का, तो वहां पर ई का मान 0 हो जाता है। इलास्टिक में ई का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होगा, I इक्वल टू होता है mr स्क्वायर। तो मास का यूनिट हो गया kg और रेडियस हो गया मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। 16 का जो सही आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है कोई होलो स्फीयर का जिसका मास m है और रेडियस r है अबाउट डायमीटर। तो एक होता है होलो स्फीयर और एक होता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अराउंड पूछेगा और होलो स्फीयर का। यदि होलो स्फीयर पूछता है तो ये सब देखिए, ये सब आपका एनसीईआरटी में प्रूफिंग नहीं पढ़ना था। एनसीईआरटी में डायरेक्ट बोला, डेटा याद कर लीजिए। सॉलिड स्फीयर का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर का होता है 2/3 mr स्क्वायर। ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। इससे क्वेश्चन रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन रहता है, इसीलिए बहुत सारा टर्म्स में जानना होगा। रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का और रॉड का, ये सब का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना होगा। ठीक है, कोई भी इसमें एग्जाम में पूछ सकता है। बोलता है वेट का जो वैल्यू होगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा। तो जो सेंटर पे जाने पे g का जो मान होता है, सेंटर पे g का मान 0 होगा, इसीलिए वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो जब g का मान 0 हो जाएगा तो वेट का मान भी कितना हो जाएगा 0। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि सेंटर पे याद रखिएगा स्मॉल g का मान कितना होता है 0। अर्थ के सेंटर पे g का जो मान होता है, अर्थ का सेंटर पे g का मान 0 होता है। बोलता है कि जब कोई बॉडी है वो पोल से इक्वेटर की ओर शिफ्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये आपका इक्वेटर हो गया और ये आपका पोल हो गया। जब कोई बॉडी शिफ्ट कर रहा है इक्वेटर से पोल की ओर, यहाँ पर जो रेडियस होता है इक्वेटर का अधिक होता है पोल के कंपैरिजन में। आर का मान अधिक होता है आरपी से, और जो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है वो होता है GM/r²। जहाँ पर r का वैल्यू अधिक है वहाँ g का मान कम है। याद रखिएगा कि जो g का वैल्यू इक्वेटर पे होता है और जो g का वैल्यू पोल पे होता है, तो पोल पे g का मान अधिक होता है इक्वेटर से। इसीलिए जब कोई वस्तु इक्वेटर से पोल की ओर शिफ्ट होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पोल से इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो रहा है, सॉरी, तो पोल से इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पोल से इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो रहा है। जब ये पोल से इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो रहा है
तो जी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है, जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, इसीलिए इसका वेट जो होगा, पोल पे जी का मान मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे जी का मान कम होता है, तो बोला पोल से इक्वेटर को शिफ्ट हो रहा है, तो स्मॉल जी का मान घट रहा है, तो स्मॉल जी का मान घट रहा है तो उसका वेट भी क्या होगा, घटेगा। इसे बोला वेट उसका क्या होगा, तो वेट भी उसका डिक्रीज करेगा। यही क्वेश्चन में चेंज कर देता, क्वेश्चन में बोलता कि वो इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है, तो वहां पर जी का मान बढ़ता, जब जी का मान बढ़ता तो वेट भी उसका क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन पोल से इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो रहा है तो स्मॉल जी का मान घट रहा है, तो वहां वेट भी उसका घटेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या, 20 देखिए क्या बोलता है, डायमेंशनल फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो उतना दिमाग मत लगाना, आपको जितना बता रहे उतना सीखना, आपको कुछ नहीं याद रखना है। स्ट्रेस, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सबका डायमेंशन सेम होता है। किसी का पूछेगा तो होता है ml-1 t-2, किसी का भी सबका डायमेंशन सेम आएगा। क्यों, प्रेशर का निकालो ना, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया, अभी बताया कैसे पहले। फोर्स का होता है ml t-2, एरिया का होता है l²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ml-1 t-2, तो सबका डायमेंशन सेम होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ml-1 t-2। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है इसमें कि यहाँ पर एक फोर्स दिया हुआ है 60 न्यूटन अप्लाई किया था, टिप टिप पर किनारा नेल मतलब कोई कील का जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, तो प्रेशर का वैल्यू पूछता है। प्रेशर का फॉर्मूला भी जस्ट बताया है, फोर्स बटा एरिया, फोर्स का मान दिया हुआ है 60, लेकिन एरिया जो दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको आपको लाना है मीटर स्क्वायर में, उसको आपको लाना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में को कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो बहुत ही आसान है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 का पावर -2 मीटर। जब इसका इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, ये हो जाएगा 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब मेरा ए का वैल्यू निकल गया। हम बार बार हर एक मॉडल से आपको समझा रहे बच्चा कि एग्जाम में जब भी आएगा, न्यूमेरिकल जब भी बनाओगे तो उसमें ऐसा सिस्टम में लाके बनाइएगा तो सही होगा, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.001 × 10 का पावर -4 लिखेंगे हम लोग। पॉइंट बढ़ाइए तो ऊपर गया कितना जीरो, 3 जीरो चला गया, तो हो गया 6 × ये 10 का पावर 4 हो गया, और ये -4 ऊपर चला गया तो 10 का पावर 4 हो गया। इसका आंसर हो गया 6 × 10 का पावर 8, और प्रेशर का यूनिट क्या था, पास्कल। इसका जो सही आंसर हो गया 21 का ए नंबर। अदरवाइज जब डायरेक्ट डेटा आप लिख के आओगे, वहाँ पर डायरेक्ट डेटा पुट करते 0.001, तो फिर आपका वो आंसर सही नहीं आता। हो सकता है कि एमसीक्यू में वो आपका वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, और आपको लगता है नहीं मेरा आंसर सही आ गया है। तो नहीं, कभी भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसा सिस्टम में ला के बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर। 22 नंबर क्या बोलता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद लिक्विड ओनली एंड नॉट फॉर गैसेस। इसमें से कौन सा ऐसा गुण है जो सिर्फ गैसेस के लिए होता है, सॉरी इसमें सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, गैसेस के लिए नहीं होता है। तो क्या गैस का अपना प्रेशर होता है, गैस जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गैस के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होता है, गैस का अपना वॉल्यूम होता है, अपना डेंसिटी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, सरफेस टेंशन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी गैसेस का एक अपना सरफेस नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का एक अपना सरफेस होता है, अपना एक सतह होता है। तो याद रखिएगा कि लिक्विड में ही सरफेस टेंशन होता है, गैसेस में सरफेस टेंशन नहीं होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन का हिंदी ही होता है पृष्ठीय तनाव। अब ऐसे समझिए जिसका पृष्ठ है ही नहीं, जिसका सरफेस ही नहीं है, फ्री सरफेस नहीं होता गैसेस का। कोई भी कंटेनर में आप गैस को रखते हैं तो पूरा जितना भी उसका वॉल्यूम है सारा ऑक्यूपाई करता है, उसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 22 का ए नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आइडियल फ्लूइड है जो
एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर 3.75 सेंटीमीटर। इसका वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछा हुआ है। अब बोलिएगा सर इतना टफ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बाबू जैक बोर्ड है, जैक बोर्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी कर सकता है वो। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। यहाँ का डायमीटर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, से D1 ले लिए हम लोग। यहाँ का डायमीटर दिया हुआ है 3.75 सेंटीमीटर, इसको हम मान लिए D2, ठीक है, ये डायमीटर। जब यहां से कोई लिक्विड पास कर रहा है, जब यहां से कोई लिक्विड पास कर रहा है, तो यहाँ का जो स्पीड होगा, यहाँ का स्पीड होगा, यहाँ का स्पीड v1 है, यहाँ का स्पीड v2 है। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए a1 मान लिए, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या मान लिए, a2 मान लिए। तो इतना आपको पता होगा कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहता है वहाँ स्पीड अधिक होता है, क्योंकि स्पीड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इनवर्सली रिलेशन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो वहाँ स्पीड अधिक होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वहाँ स्पीड कम होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, किस तरह इनवर्सली, या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो v और a का जो मान आएगा वो कांस्टेंट आता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है v1 a1 बराबर v2 a2, और कभी इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं इसको। ये जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, ये भी पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर है यहाँ पर। चलिए वैल्यू की, और दोनों का रेशियो पूछा था कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, v1 बटा v2 पूछा गया हमसे, v1 बटा v2। ये फॉर्मूला हो जाएगा a2 बटा a1। चलिए एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो इसको लिख सकते हैं r2 बटा r1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दोनों में था। चलिए r2 का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से रेडियस निकालना होगा, रेडियस निकाल लीजिए, यहाँ से r2 का मान निकाल लीजिए, तो 3.75 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 2.5 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में ले आइए, 2.5 बाई 2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.75 बाई 2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। ऐसा ही सिस्टम में बना रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 3.75 बाई 2 इंटू 10 का पावर -2, ये हो जाएगा 2.5 बाई 2 इंटू 10 का पावर -2, इसका होल स्क्वायर। 10 का पावर -2, 10 का पावर -2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। जो बच गया उसको कम करिए, 3.75 पर 2.5 बच गया, इसको पॉइंट बढ़ा दीजिए। चलो इसे बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 2 0 आएगा, और इसका होल स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, ये 25 के टेबल में कटेगा, और 25 1 जा 25, 7 में 5 गया 2, ये 5 पर हो जाएगा, और ये कटेगा आपका 1 बार में, ठीक है। घर में सॉल्व कर लीजिए ना, 25 से ये कटेगा 115 बार में, ये 1। अब यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, 5 के टेबल में 10 कटेगा 2 बार में, और ये कटेगा 3 बार में, ये हो गया 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए 9:4, 9:4। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, एक इक्वेशन याद रखना था, v1 a1 बराबर v2 a2, v1 बटा v2 निकालना था, a2 बटा a1 हो गया। दोनों के एरिया को डिवाइड कर दिए, जो टर्म आया वहां पर उसको सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है इसमें
कि टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, तो अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना होगा। TC इक्वल टू होता है 5/9 TF माइनस 32, TF माइनस 32। ये फॉर्मूला आता है कहाँ से, देख सकते हैं इसको, फॉर्मूला आता है कहाँ से, देखिए टेम्परेचर एक साइड सेल्सियस लिखेंगे, एक साइड फ़ारेनहाइट लिखेंगे। लोअर पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 होता है, इसमें 0 होता है। सेल्सियस में अपर पॉइंट स्टीम पॉइंट 100 होता है और आइस पॉइंट 0 होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में स्टीम पॉइंट 212 होता है और आइस पॉइंट 32 होता है। इसको सॉल्व कीजिए तो TC/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा TF माइनस 32, ये हो जाएगा 180, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5/9 हो जाएगा TF माइनस 32। चलिए यहाँ पर किसका वैल्यू दिया हुआ है, TC का मान, TC का मान लिखेंगे 40, ये हो जाएगा 5/9 TF माइनस 32, 5 से कट जाएगा 8 बार में, 8 9 जा 72 हो जाएगा TF माइनस 32। 32 किधर ले आइए तो 70 प्लस 32 तो हो जाएगा TF। तो TF का मान निकल गया 2 2 4 और 7 से 10 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है 24 का सी नंबर। यहाँ पर इसी फॉर्मूला से यदि TF दे दिया रहा था, TF का मान दिया रहा था तो TC निकाल सकते थे। यहाँ पर TC का मान दिया हुआ TF निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से दोनों में से कोई भी हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि सर यहाँ 40 तो 40 एग्जाम में आएगा, नहीं 40 एग्जाम में नहीं आ सकता, कोई भी डेटा वो दे सकता है ना। फिर ये नहीं बोलिएगा लास्ट में कि सर तो पढ़ाई नहीं थी इस बात को, आपको कंसेप्ट सीखने का जरूरत है। देखिए यहाँ पे याद रखना है कि CP जो होता है, CP जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है CV से। CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, ठीक है। CP बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, CV होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि ये CP बड़ा है CV तो इसका रेशियो जो होगा, इसका अनुपात होगा, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन देता है CV/CP देता है, इसका वैल्यू 1 से छोटा आ जाता है। तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा CP/CV है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो रटना नहीं है, एग्जाम में CV/CP दे देगा तो इसका वैल्यू लेस देन 1 लिखिएगा, ठीक है। सॉलिड में जो मटेरियल है वो किसके द्वारा हीट होता है, तो कल समझाया था 3 मेथड होता है। कंडक्शन, इतना बार रिपीट हो रहा है, सारा मॉडल सेट देखिए पूरा तैयारी हो जाएगा आपका। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखिए कंडक्शन में जो मेथड है हीट ट्रांसफर का वो सॉलिड के लिए वैलिड है। इसमें होता है क्या है कि एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके अपना एनर्जी, हीट एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, ये वैलिड है लिक्विड के लिए और गैस के लिए, लिक्विड एंड गैस के लिए। इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल एनर्जी को कैरी करके दूसरे मॉलिक्यूल को देता है, इसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन, रेडिएशन में क्या होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें मीडियम का जरूरत ही नहीं पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि सॉलिड मटेरियल में किसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगा, तो कंडक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। वही पूछता लिक्विड और गैस में तो कन्वेक्शन होता है, वही पूछता वैक्यूम में, पूछता है वैक्यूम मतलब खाली में पूछता है कि हीट का ट्रांसफर किस में होगा, तो रेडिएशन इसका आंसर होता है। जब कोई बॉडी को मतलब हीट करते हैं तो मैक्सिमम राइज किस में होता है, तो याद रखिएगा लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा से हम लोग इसको समझेंगे, एरिया एक्सपेंशन को बीटा से समझेंगे और वॉल्यूम एक्सपेंशन को गामा से। और इसका जो रेशियो याद रखिएगा अल्फा इज टू बीटा इज टू जो गामा होता है उसका रेशियो होता है 1:2:3, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा रेज करता है वो वॉल्यूम रेज करता है। इसका जो सही आंसर है वॉल्यूम। कैलोरीमीटर किस चीज से बना होता है, याद रखिएगा मेटल से। कैलोरीमीटर जो होता है वो हीट मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो मेटल का बना होता है। होता है उलेन, मतलब ऊनी जो कपड़ा होता है वो हम लोग का शरीर को गर्म रखता है, क्योंकि ऊनी का जो कपड़ा होता है वो बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर बोल सकते हैं। वो हीट को आर पार होने नहीं देता है। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा इज अ बैड कंडक्टर। अब बोलिएगा हीट को आर पार नहीं होने देगा, उसे ठंडा से बचाने से क्या मतलब है,
तो होता है क्या, देखिए जब ह्यूमन बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जब एटमॉस्फेयर का तापमान मान लेते हैं, वातावरण का तापमान 10 हो गया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग का शरीर से एनर्जी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। लेकिन जब ऊनी कपड़ा पहन के रखे हैं तो वहाँ पर वो इंसुलेटर का जैसा काम करता है, वो हीट को आर पार होने नहीं देता है, हमको ठंडा लगने से हम लोग बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि कोई आइसोथर्मल कंडीशन के लिए आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स सीखना है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स बार बार रिपीट होता है, किसी भी सिस्टम को जो हीट देंगे वो दो चीज में खत्म होगा, उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, कुछ वर्क करने में, ठीक है। तो यहाँ बोलता है कि आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर का मान कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, जब टेम्परेचर बढ़ा ना घटा तो वहां पर उसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस केस में जो भी हीट आप देंगे वो सारा का सारा वर्क में चला जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा dq इक्वल टू dw। आइसोथर्मल कंडीशन में लिखना था, ठीक है। कार्नोट का जो इंजन का इफिशियंसी होता है उसका फॉर्मूला पता है, ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2/T1। ये सिंक का टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर सोर्स का होता है। तो इफिशियंसी दोनों पे डिपेंड करता है, सोर्स के टेम्परेचर पे भी और सिंक के भी टेम्परेचर पे भी। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन बोलता है इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक एक्सटेंसिव होता है, एक इंटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। वो दोनों को जानना होगा कि एक्सटेंसिव बोलते हैं जिसको बांटने के बाद वो चीज बढ़ जाता है, और इंटेंसिव बोलते हैं जिसको बांटने पे नहीं बढ़ता है। बोलिए कौन सा बात हुआ कि बांटने पे नहीं बढ़ेगा। देखिए जैसे मान लेते हैं ग्लास है, इसमें पानी का जो तापमान है वो मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है। इसी ग्लास से पानी निकालकर जो छोटा छोटा ग्लास में पानी को भर दिए। अब इसको यदि इस पानी को हम दो बर्तन में रख दिए तो क्या लगता है कि दोनों का टेम्परेचर में कोई चेंजिंग होगा? नहीं। इसका भी टेम्परेचर 20 होगा, इसका भी टेम्परेचर 20 होगा। यहाँ जो टेम्परेचर आपका हुआ वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। टेम्परेचर जो हुआ कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव। इंटेंसिव क्यों हुआ? क्योंकि ये बांटने के बाद नहीं बटा। लेकिन वॉल्यूम का बात करेंगे, क्या यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर पानी था, तो 1 लीटर पानी जब था तो क्या लगता है आपको कि इसमें के आने के बाद भी 1 लीटर पानी होगा? नहीं, ये वॉल्यूम यहाँ पर घट गया, ये हाफ लीटर हो गया, ये हाफ लीटर हो गया। तो वॉल्यूम जो हो गया वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, मास जो हो गया वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन जो टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये सारा कौन सा प्रॉपर्टी हो गया आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, किसी भी गैस का एक्सपेंड कर रहा है, डेल्टा वी का मान दिया हुआ है 0.25 मीटर क्यूब, और प्रेशर दिया हुआ है 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर, और मीटर स्क्वायर में दे दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए तो वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर का मान दिया हुआ है 10 का पावर 3 और चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ 0.25। पॉइंट हटाइए तो नीचे 2 जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू पर 3 जीरो था ना, नीचे 2 जीरो तो कट जाएगा 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 250 जूल। इसका जो सही आंसर है देखिए इसमें कितना मतलब कि ऑप्शन चेंज किया है, इसमें न्यूटन, इसमें वाट, इसमें जूल। आपको मतलब कि वर्क का ऐसा यूनिट आपको नहीं पता रहता तो भी आप गलती मार सकते हैं। तो 33 का हो गया बी नंबर। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये बोलता है प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली। तो PV इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट। इसका जो सही आंसर होगा 34 का डी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि Cp बटा Cv मतलब गामा का वैल्यू पूछा गया। गामा का फॉर्मूला पता है ना आप लोग को, याद कर लीजिएगा, 1 + 2 बटा F होता है, ठीक है। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है मोनो एटॉमिक के लिए F का मान 1 होता है, सॉरी F का मान 3 होता है। डायटॉमिक के लिए F का मान, डायटॉमिक के लिए F का मान 5, ट्रायटॉमिक के लिए F का मान
6 होता है, कभी कभार 7 लिख लीजिए। तो यहाँ से गामा का वैल्यू डायटोमिक के लिए पूछा है, तो 1 + 2/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 + 2/5 तो हो जाएगा 7/5। इसका जो सही आंसर है डी नंबर 7/5। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अरे बोलिए गामा क्या है? गामा CP/CV को हम लोग बोलते हैं गामा, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर क्या है? अवोगाड्रो जो नंबर होता है वो पता है आप लोग को? अवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23 है। कलेक्शन होता है, नंबर होता है इस तरह का। ये नंबर कितना में पाया जाता है? 1 मोल में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल का मतलब ही होता है इतना नंबर, संख्या होता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पोस्टुलेट्स था इसमें 8-9 पोस्टुलेट्स पढ़ना था। उसमें बोलता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या करना है, वो एक इनइलास्टिक स्फीयर होता है, परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर होता है, परफेक्टली इलास्टिक नॉन रिजिड स्फीयर होता है, इनइलास्टिक नॉन रिजिड स्फीयर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तभी होगा जब वो कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर। 37 का बी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, कि यदि किसी भी कंटेनर का टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए और वॉल्यूम को घटा दिया जाए तो जो प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि P और V में कैसा रिलेशन था? इनवर्सली था। वॉल्यूम को घटा दिया तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो बोलता है वॉल्यूम फिर बढ़ क्यों गया? तो यहाँ कारण क्या होता है कि यदि वॉल्यूम को हम कम कर दिए तो वहां जो मॉलिक्यूल जिस रेट से टकरा रहे थे, यहाँ पर मान लेते हैं इतना बड़ा कंटेनर था, इसका वॉल्यूम को हम कम कर दिया। अब ये कोई भी मॉलिक्यूल जा रहा था, यहाँ टक्कर मारा, फिर यहाँ आकर टक्कर मारा, लेकिन उतना ही समय में यहाँ टक्कर मारा, उतना ही समय में 2-3 बार टक्कर मारा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जगह कम हो गया। अब ये मॉलिक्यूल आराम से टक्कर मार रहा है, जिसमें टकराने का रेट है और इसमें जो टकराने का रेट है, इसमें टकराने का रेट अधिक है। इसमें बोलेंगे स्ट्राइक जो करेगा वॉल के साथ वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली करेगा, बार बार करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट उसका स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहने के बाद भी वो टक्कर जो हो रहा है वो फास्ट होने लगा, ठीक है, मतलब टकराने का रेट अधिक हो गया इसमें। ये डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला बताया ना, CP/CV का फार्मूला क्या होता है? अभी बताया था 1 + 2/F। यहाँ क्वेश्चन में F नहीं लिख करके डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर दिखा दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 39 का जो सही आंसर आपका 2 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, 40 नंबर। फिर टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा? ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, 2π√L/G। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पर 2π√L/G। तो 40 का जो सही आंसर है ए नंबर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अब आप लोग का एग्जाम है, ये मेरा लास्ट वीडियो है, तो तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट।